डीलिमिटेशन कुछ समय से पूरे देश में यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। दक्षिण भारत के राजनीतिक दल इसे काफी जोर शोर से भी उठा रहे हैं। उनके मुताबिक केंद्र सरकार उनके साथ इनजस्टिस कर रही है कि ये फेयर नहीं है। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सब राजनीति के लिए तो नहीं हो रहा? क्या ये नॉर्थ साउथ डिवाइड पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं? या फिर एमके स्टालिन नेशनल लेवल पर अपने लिए कोई भूमिका खोज रहे हैं और खुद को बड़ा प्लेयर स्टैब्लिश करने के लिए डीलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं? बट हम आपको वही बताएंगे जो फैक्ट्स हैं। बस आप ये वीडियो देखते रहिए। और आज आपके एंकर का बर्थडे है तो कम से कम ऐसी बात पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और हमारे चैनल को अपना सपोर्ट। पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, डीलिमिटेशन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में यह है लोकसभा या विधानसभा के सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हर स्टेट के बीच जो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, मतलब जहां ज्यादा लोग वहां ज्यादा सीट्स। अब ये प्रोसेस 1971 के बाद से फ्रीज है, लेकिन अब 2026 के सेंसस के बाद होने वाला है। इस मामले को पूरा समझने के लिए पहले हमें इतिहास का रुख करना पड़ेगा। तो देखिए, भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो एक बड़ा चैलेंज था देश के पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऑर्गेनाइज करना। 1951 के पहले सेंसस के बाद 1952 में पहला डीलिमिटेशन कमीशन बना। इस कमीशन का काम था लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की सीट्स और बाउंड्रीज फिक्स करना बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तब लोकसभा में 489 सीट्स थे जो 1953 में बढ़कर 494 हो गए। उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स डिवाइड की गई और ये प्रोसेस एकदम नया था क्योंकि पहली बार पूरा देश एक सिस्टम के अंडर आया था। 1961 के सेंसस के बाद 1962 में दूसरा डीलिमिटेशन कमीशन बना। इसने भी बाउंड्रीज रीड्रॉ किए और सीट्स एडजस्ट किए। तब लोकसभा सीट्स 494 से बढ़कर 522 हो गए। फिर 1971 के सेंसस के बाद 1973 में तीसरा कमीशन बना जो जस्टिस जे एल कपूर के अंडर था। इस बार लोकसभा सीट्स 522 से 542 हो गए और बाद में सिक्किम के लिए एक सीट ऐड करके 543 हो गए जो आज भी है। असेंबली सीट्स भी बढ़े 3771 से 3997 तक। इन तीनों डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेस का मोटिव था पॉपुलेशन के चेंजेस के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन को अपडेट करना ताकि हर सिटीजन का वोट इक्वल वैल्यू रखे। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया। मतलब 1971 के सेंसस के हिसाब से जो सीट्स और बाउंड्रीज थी वो वही रहेंगी, कोई बदलाव नहीं होगा। ये डिसीजन 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लिया गया और इसका एक बड़ा रीजन था पॉपुलेशन कंट्रोल को बढ़ावा देना। 1970s में इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ एक बड़ा इशू बन गया था और गवर्नमेंट चाहती थी कि स्टेट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को सीरियसली लें। अगर डीलिमिटेशन होता रहा तो जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करती उनको ज्यादा सीट्स मिलती और जो स्टेट्स कंट्रोल करती उनके सीट्स कम हो जाते। तो ये फ्रीज एक तरह का इंसेंटिव था, पॉपुलेशन कंट्रोल करो सीट सेफ रहेंगी। 1976 का फ्रीज पहले साल 2000 तक के लिए था, लेकिन 2001 के सेंसस के बाद 84th अमेंडमेंट के थ्रू इसको एक्सटेंड किया गया 2026 तक। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि तब साउथ की स्टेट्स ने प्रदर्शन किए कि नॉर्थ की स्टेट्स में पॉपुलेशन रेट ज्यादा है कंपेयर टू साउथ, उनकी सीट्स घट सकती है यानी कि साउथ की। तब अटल सरकार ने साउथ स्टेट्स का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया कि 2026 में अगला डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा। तो आप समझे, अब डीलिमिटेशन की डेट आ रही है, इसलिए सदर्न स्टेट्स वापस से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब फिर साउथ के स्टेट्स बोल रहे हैं कि दिस इज अनफेयर टू अस, कि अगर डीलिमिटेशन हुआ तो हमारे सीट्स घटेंगी, नॉर्थ की बढ़ेंगी, इससे उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। इस पर उनके कई आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला रीजन जो दिया जाता है वो है पॉपुलेशन। यूपी बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहीं सालों से साउथ की स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग में ज्यादा बेहतर काम किया है। तमिलनाडु में फर्टिलिटी रेट अब 1.7 है, केरला में 1.6, जबकि यूपी में है 2.4। तो अब क्या सीट्स कम करके साउथ स्टेट्स को पनिश किया जाएगा? डीलिमिटेशन के खिलाफ एक आर्गुमेंट और आया जिसे स्टेट्स की इकोनॉमी से जोड़ा जा रहा है। साउदर्न स्टेट्स के नेताओं का कहना है कि उनका राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध है, इसलिए वहां डीलिमिटेशन होगा, तो फिर उनकी मेहनत का क्या? सदर्न स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम अधिक है, इसलिए वहां सीट्स अधिक होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर डीलिमिटेशन का आधार ही पॉपुलेशन है तो फिर इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स कहां तक जायज है? अच्छा, अगर पर कैपिटा इनकम जैसे इकोनॉमिक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर भी लिया जाए तो यह भी किसी तरह से लॉजिकल नहीं लगता। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हरियाणा की पॉपुलेशन 2.89 करोड़ है, लोकसभा सीट्स 10 और जीएसडीपी 14.5 लाख करोड़। वहीं केरला की पॉपुलेशन है 3.5 करोड़, सीट्स हैं 20, लेकिन जीएसडीपी सिर्फ 6.35 लाख करोड़। हरियाणा ने
ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, जीडीपी में केरला से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या उसको केरला से ज्यादा सीट्स नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन हरियाणा वाले डीलिमिटेशन को लेकर किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे। वे ये नहीं कह रहे हैं कि उनके संसाधनों को यूपी या बिहार ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें अधिक सीट्स चाहिए। अगर स्टालिन के आर्गुमेंट को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या हरियाणा वालों को भी ये कहना चाहिए कि हमारी सीट्स भी बढ़े? यही कारण है कि हमें यहाँ भारतीय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का बेसिक रूल समझना होगा, जो शायद कई राजनेता भूल गए हैं या फिर भूल जाने का नाटक कर रहे हैं। और ये रूल है 1 पर्सन 1 वोट। पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स देना फेयर है। हरियाणा का पॉपुलेशन कम है तो उसके हिसाब से सीट्स भी कम होंगी। जीडीपी या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को फैक्टर करना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर हम ये लॉजिक लगाएं तो हर स्टेट अपना अपना मैट्रिक लाएगा और डीलिमिटेशन एक एंडलेस डिबेट बन जाएगी। इसलिए मेन मैट्रिक फॉर डीलिमिटेशन इज ऑलवेज पॉपुलेशन। दूसरा, अगर इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट देकर यह कहा जा रहा है कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स की मेहनत का क्या फायदा? अगर यूपी बिहार की सीट्स तो बढ़े लेकिन ऐसे स्टेट्स की नहीं बढ़े जिन्होंने मेहनत करके विकास किया है, या अगर कहा जा रहा है कि इकोनॉमिकली बेटर स्टेट्स का संसाधन यूपी या बिहार एंजॉय कर रहे हैं, तो कल को बिहार और झारखंड जैसे नेचुरल रिसोर्सेज रिच स्टेट्स ये भी तो कह सकते हैं कि नेहरू युग में अगर सरकार फ्रेट इक्वलाइजेशन वाला नियम ना लाती तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उन स्टेट्स में होते जो नेचुरल रिसोर्सेज रिच स्टेट्स हैं। ऐसे में यूपी बिहार या झारखंड जैसे स्टेट्स ने सैक्रिफाइस भी तो किया है। अब इस तर्क को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा तर्क भी दिया जा रहा है कि 1971 में सीट्स फ्रीज हुए थे 42nd अमेंडमेंट के साथ, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल को रिवॉर्ड मिले। हमने नेशनल पॉलिसी फॉलो किया तो अब हमें पेनल्टी क्यों मिल रही है? नॉर्दर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, उनको रिवॉर्ड क्यों? 1971 का फ्रीज एक टेम्पररी स्टेप था, परमानेंट डील नहीं। उसका मकसद था उन स्टेट्स को फैमिली प्लानिंग के लिए इंकरेज करना जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन 50 साल बाद डेमोग्राफिक्स पूरा बदल गया है। यूपी में अब 24 करोड़ लोग हैं, बिहार में 13 करोड़, जबकि केरला में 3.5 करोड़। अब अगर पुराने नंबर्स पे फ्रीज रखा तो नॉर्थ के लोग अंडर रिप्रेजेंटेड रहेंगे। नॉर्थ का पॉपुलेशन बढ़ा क्यों? पॉवर्टी, एजुकेशन गैप, सोशल फैक्टर्स, ये उनकी गलती नहीं है। साउथ को पनिश नहीं किया जा रहा, बस सिस्टम को करंट रियलिटी के साथ अपडेट किया जा रहा है। प्लस अभी जो सिस्टम है वो 1971 के सेंसस पे बेस्ड है, जब साउथ का पॉपुलेशन शेयर अभी के कंपैरिजन में ज्यादा था। तो टेक्निकली साउथ ओवर रिप्रेजेंटेटेड है। अभी केरला के 3% पॉपुलेशन के पास 10% सीट्स हैं। डीलिमिटेशन बस इसको रियलिटी के साथ अपडेट करेगा। इन्फ्लुएंस घटेगा नहीं, बल्कि नंबर्स रियलिस्टिक होंगे। फेयरनेस अब के हिसाब से होनी चाहिए। 1971 के हिसाब से अगर होगा तो ये नॉर्थ वालों के साथ ज्यादती होगी। अब इसके बाद सदर्न स्टेट्स की पार्टी द्वारा ये लॉजिक भी दिया जा रहा है कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं। इंडिया के जीडीपी का 36% हम देते हैं, जबकि पॉपुलेशन सिर्फ 19% है। कर्नाटक का आईटी हब हो, तमिलनाडु का मैन्युफैक्चरिंग, केरला का टूरिज्म, हम टैक्स देते हैं। लेकिन सीट्स कम होंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सीट्स पॉपुलेशन पे बेस्ड होते हैं, जीडीपी पे नहीं। अगर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को फैक्टर करना शुरू किया तो हर स्टेट अपना लॉजिक लाएगा। कोई बोलेगा हम एग्रीकल्चर में बड़े हैं, कोई बोलेगा हमारे पास रिसोर्सेस हैं। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का इशू अलग है, फाइनेंस कमीशन उसको हैंडल करता है, साउथ वहां अपनी बात रख सकता है। लेकिन सीट्स को इकोनॉमी से जोड़ना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इकोनॉमी का आर्ग्यूमेंट देना ही है तो ये बात भी तो सही नहीं बैठती है कि साउथ हैज परफॉर्म्ड बेटर देन नॉर्थ। टॉप 10 स्टेट्स ऑन जीएसटी कलेक्शन अगर देखें तो 3 स्टेट्स नॉर्थ से हैं, वहीं 3 साउथ से हैं। बाकी स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र या गुजरात वेस्ट से हैं। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही फरवरी 2025 के आंकड़े के मुताबिक फर्स्ट एंड थर्ड थे इन जीएसटी कलेक्शन। तो क्या फिर इन दोनों स्टेट्स की सीट्स बाकियों से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए? एक और एग्जांपल देता हूं, गुजरात का जीएसडीपी ओडिशा से 300% ज्यादा है। पॉपुलेशन 7 करोड़, सीट्स 26। ओडिशा का पॉपुलेशन 5 करोड़, सीट्स 21। क्या गुजरात का रिप्रेजेंटेशन उसके इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फेयर है? मतलब इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को कंसिडर किया तो गुजरात की सीट्स में शायद सबसे ज्यादा इजाफा होगा। और फिर पूरा विपक्ष और लिबरल वाम इकोसिस्टम सब रोएंगे कि गुजरात को फिर मोदी और शाह स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। देखिए, डीलिमिटेशन एक सिंपल प्रोसेस है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स। अगर इसमें इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को जोड़ेंगे तो मामला केवल कॉम्प्लिकेट होगा। और ये लॉजिक कि साउथ इज बेटर इकोनॉमिकली देन नॉर्थ, इसमें भी एक अलग फ्लॉ है। तमिलनाडु की पॉपुलेशन 7.7 करोड़, सीट्स 39, और कर्नाटक की 7 करोड़, सीट्स 28। दोनों का जीएसडीपी टॉप लेवल पे है, लेकिन कर्नाटक का ज्यादा है। तो क्या कर्नाटक को ज्यादा एमपीज नहीं मिलने चाहिए? और अगर सिर्फ कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु पूरे राज्य की जीएसडीपी में लगभग 40% योगदान देता है, और इस रीजन से केवल 5 एमपीज ही आते हैं। तो फिर क्या बेंगलुरु से ही कर्नाटक के 40% सांसदों को आना चाहिए? तो आपको क्या समझ आया? एक पॉइंट ये भी है जो कोई नहीं कहता, 1971
1991 के बाद से रिप्रेजेंटेशन के मामले में साउथ ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू नॉर्थ, अगर हम रिलेटिव पॉपुलेशन की बात करें। सिंपल लॉजिक ये भी है कि नॉर्थ के एक एमपी के अंडर कई ज़्यादा लोग हैं इन कंपैरिजन टू साउथ, और अगर साउथ की सीट्स बढ़ जाती हैं और नॉर्थ की पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बढ़ती या सेम ही रहती है, तो क्या एक साउथ स्टेट का एक वोटर नॉर्थ के एक वोटर से ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा? यहाँ पर हमें नॉर्थ साउथ या वेस्ट ईस्ट नहीं, एक इंडियन की तरह सोचना पड़ेगा। जिन जगहों में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए ताकि वे जल्द बाकी हिस्सों की तरह डेवलप हो सके और पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान दे सके। अगली डिलिमिटेशन पर इसे वापस से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके लिए हर पार्टी को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। जय हिंद।